नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं हंगल साहब को याद करूंगा। 2012 में 26 अगस्त को ही उनका निधन हुआ था, 95 साल की उम्र में। तब तक वे लगातार काम कर रहे थे। हालांकि उनके बाद के दिन बहुत गरीबी में गुजरे, फटेहाली में गुजरे। उनके बेटे विजय को अपील करनी पड़ी फिल्म इंडस्ट्री से ताकि उनकी मदद की जा सके, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस लाए जा सकें। और इसमें जया बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और दूसरे लोग काफ़ी आगे आए, मदद करने आए। उन लोगों ने इनकी मदद की। ए.के. हंगल साहब पैदा सियालकोट में हुए, कराची में एक्टिव रहे। आज़ादी के पहले जेल भी गए और एक बार वे गोलीबारी में बच गए थे। दर्जी का काम करते थे लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। और तभी सज्जाद जहीर ने उनसे कहा कि आप भारत जाएं। और 1949 में 2 सालों के बाद आज़ादी के वे कराची से मुंबई आए। मुंबई आने के बाद यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में एक्टिव हुए। रंगमंच में इप्टा उस समय बहुत ही एक्टिव था बॉम्बे में। इप्टा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक नाट्य संस्था थी। उसमें काफ़ी एक्टिव रहे और कहते हैं बेताज बादशाह कहा जाता था उनको थिएटर का। बहुत सारे लोगों के गुरु थे वे। संजीव कुमार के गुरु थे। इसलिए एक किस्सा बताया जाता है कि संजीव कुमार के नौकर की भूमिका जब उन्हें कुछ फिल्मों में करनी पड़ी तो संजीव कुमार बहुत पशोपेश में पड़े, क्योंकि हंगल साहब तो उनके गुरु थे लेकिन फिल्म में वे उनके मालिक बने हुए थे। उनको नौकर की तरह उनसे बिहेव करना था। जाहिर सी बात, इसमें एक कलाकार, एक इंसान, एक एक्टर की दिक्कत हो रही थी। लेकिन संजीव कुमार भी उतने ही उम्दा एक्टर रहे हैं और हंगल साहब तो थे ही। तो हंगल साहब ने बहुत देर से शुरू की फिल्में। फिल्म भी इनकी पहली फिल्म तीसरी कसम, जिसमें राज कपूर के बड़े भाई बने थे, लेकिन उस फिल्म में उनके सीन कट गए इसलिए कि फिल्म लंबी हो गई थी। वह फिल्म भी उन्होंने इसलिए स्वीकार की थी कि उसको रेणु जी ने लिखा था, फणीश्वरनाथ रेणु ने, और बासु भट्टाचार्य उसका निर्देशन कर रहे थे। बाद में उन्होंने फिर से बासु भट्टाचार्य की फिल्म अनुभव की। अनुभव के अलावा देवेंद्र वर्मा की फिल्म नादान की। एक शागिर्द फिल्म भी उनकी आई थी जिसमें वे सायरा बानो के पिता बने थे। जॉय मुखर्जी उस फिल्म में हीरो थे और वहाँ उन्होंने एक अच्छी सी भूमिका, पिता की भूमिका निभाई थी। वह फिल्म गोल्डन जुबली हुई थी। लेकिन मज़ेदार तथ्य ये भी है, उन्होंने अपने बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि जब उसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी तो उसका निमंत्रण नहीं दिया गया था हंगल साहब को और न ही कोई ट्रॉफ़ी दी गई थी। हंगल साहब को कमर्शियल सिनेमा का यह बर्ताव बहुत अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इसका पहला खट्टा स्वाद तो उन्हें तीसरी कसम के समय ही मिल गया था, जब उन्हें पहले दिन 9 बजे बुला लिया गया था और फिल्म के मुख्य अभिनेता राज कपूर देर से आए थे। समय की पाबंदी का कोई मतलब नहीं बनता था। ये बात एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को, ए.के. हंगल को, बहुत नागवार गुजरी थी। लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए वे राजी हुए थे और फिल्मों में काम कर रहे थे। और शागिर्द फिल्म उनकी पहली फिल्म मान ली जाती है, क्योंकि वही फिल्म पहले रिलीज हुई थी। उनकी सारा आकाश, अनुभव और एक नादान फिल्म की थी उन्होंने देवेंद्र वर्मा की। ये सारी फिल्में बाद में रिलीज़ हुई। हम उनको एक बुजुर्ग अभिनेता के तौर पर जानते हैं। तमाम फिल्मों में, एक तो देर से शुरू की थी उन्होंने, 50 साल की उम्र से एक्टिंग शुरू की थी। 95 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। 40 सालों में उन्होंने लगभग 225 फिल्मों में काम किया। और एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इनमें से कितनी फिल्में आपने देखी हैं, तो उन्होंने कहा था मैंने सिर्फ 50 फिल्में देखी हैं अपनी, और बाकी फिल्में नहीं देखी। शायद उन्हें इतना मुनासिब भी नहीं लगा हो कि वे फिल्में देखी जाएं। हंगल साहब के बारे में ये मशहूर है कि बहुत ही मददगार किस्म के व्यक्ति थे और हालांकि खुद गरीबी में रहे, बहुत ही मजबूरी में रहे। यहाँ मुंबई में सांता क्रूज़ के पास उनका एक छोटा सा फ्लैट था। मैं गया हुआ हूँ उनके फ्लैट पे, उनसे मिला हुआ हूँ उनके फ्लैट पे। बहुत ही छोटा 2 कमरे का फ्लैट था जहाँ वे अपने बेटे के साथ रहते थे। और दिक्कतें थी उनके पास, आमदनी का बहुत
तगड़ा जरिया नहीं था। फिल्में वे लगातार करते रहे, लेकिन एक साइड एक्टर को, एक सहयोगी कलाकार को आखिर क्या पैसे मिलते हैं। नाम और शोहरत और पहचान तो मिल जाती है, लेकिन पैसे नहीं मिल पाते हैं। बावजूद इनका कमिटमेंट और जो समर्पण भाव था वह गजब था, देखने लायक था और सुनने लायक, बताने लायक है। क्योंकि जिस समर्पण भाव से वे कम्युनिस्ट पार्टी का काम करते थे, उसी समर्पण भाव से जब उन्होंने तय किया कि फिल्में करनी हैं, तो फिल्मों में काम किया। हंगल साहब, आप देखें कि हर फिल्म में एक बहुत ही दयालु, उदार और सहिष्णु किस्म के व्यक्ति की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने अपनी भूमिकाओं के लिए काफ़ी मेहनत भी की। शोले में जो रहीम चाचा हुए बने थे, जो इमाम था, इमाम की भूमिका के लिए उन्होंने कुरान की आयतें याद की और वो मुस्लिम तहजीब, एक इमाम को कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे चलना फिरना चाहिए, इसका अभ्यास किया था उन्होंने। एक बहुत अच्छी याद उनकी है लगान फिल्म की। लगान फिल्म के समय वे घायल हो गए थे, चोटिल हो गए थे, वे अस्पताल चले गए थे, बहुत कराह रहे थे और उनका एक सीन था। अगर आपने ऐसे बनी लगान पढ़ी हो, ऐसे बनी लगान का अनुवाद मैंने किया था, द स्पिरिट ऑफ लगान, जो एक किताब आई थी सत्यजीत भटकल की, उसमें इस बात का बहुत डिटेल में चर्चा है। सत्यजीत भटकल ने इस बात की चर्चा की, मैं वो किताब ले आया हूँ। ये घटना है 24 जनवरी 2000 की। 24 जनवरी 2000 को भटकल लिखते हैं कि ज्ञानेश्वर और अलका जो डॉक्टर थे उनके, वहाँ उनको उनके क्लिनिक में भर्ती कर दिया गया था हंगल साहब को, क्योंकि उनके पीठ में बहुत दर्द था और वे गिर गए थे। गिर जाने की वजह से उन्हें चोट आई थी और वे बहुत ही मुश्किल स्थिति में थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरा शॉट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फ़िल्म करूंगा और मैं शॉट देने आऊँगा। हालांकि आमिर खान ने उनको मना किया, आशुतोष ने उनको मना किया, आशुतोष गोवारिकर ने, कि आपकी पीठ ज़्यादा ज़रूरी है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम एम्बुलेंस बुला दो और एम्बुलेंस बुला करके मुझे सेट तक ले चलो तो मैं चलने को तैयार हूँ, मैं काम करूँगा। और यही किया गया। आप सोचिए कि 15 मिनट उनको बिस्तर से उठा के स्ट्रेचर पर डालने में लगा था। जी हाँ, 15 मिनट। और उस 15 मिनट तक वे लगातार कराहते रहे। उनको सेट पे लाया गया और सेट पे एक विशेष अनुमति उस दिन आशुतोष गोवारिकर ने दी थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं सिंक साउंड में वो फिल्म शूट हुई थी और पीरियड फिल्म थी, तो किसी भी गाड़ी के आने की मनाही थी, क्योंकि जो ज़मीन पर टायरों के निशान आ जाएंगे तो वो पीरियड कैसे क्रिएट होगा। इसलिए गाड़ियाँ दूर छोड़ दी जाती थी, लोग पैदल जाते थे सेट पे और शूटिंग की जगह पे। लेकिन उस दिन परमिशन दिया गया और फिर वहाँ शूट के समय शॉट जब लिया जा रहा था, तो सत्यजीत भटकल ने लिखा है कि 5 टेक हुए उसके, इसलिए कि कभी किसी से गलती हो जाती थी। गोली नाम के किरदार से गलती हो गई। एक बार खुद कैमरामैन जो अनिल थे, अनिल जी को पसंद नहीं आया कोई सीन, किसी वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, फिर से वो शॉट लिया गया। और ऐसा कहते हैं कि हर बार दूसरों की गलती की वजह से शॉट लिया गया। हंगल साहब से कभी कोई गलती नहीं, 5 टेक उन्होंने परफेक्ट दिया था। यह कमिटमेंट था। और टेक देते समय एक बार भी कराह नहीं निकली, एक बार भी वो दर्द चेहरे पर नहीं आया। इस समर्पण का हम क्या करेंगे। भारत सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन और योगदान को देखते हुए पद्म भूषण की उपाधि दी थी उनको। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अंतिम दिनों में वे बहुत मुश्किल में थे, और जैसा कि बहुत सारे कलाकारों के साथ हुआ है कि जब बुढ़ापे में, जब उनके पास काम नहीं रहता, आमदनी कम हो जाती है, तब उनकी आजीविका की समस्या भी सामने आ जाती है। और बुढ़ापे में जिस तरीके की बीमारियां होती हैं, उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस जुटा पाना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है। बावजूद इसके ये अनुभव होते रहते हैं, ऐसे किस्से आते रहते हैं, लेकिन हम इनसे कुछ भी सीखते नहीं हैं। बहुत सारे बड़े अभिनेता रहे हैं,
अभिनेत्रियां रही हैं, निर्देशक रहे हैं, संगीतकार रहे हैं। इन सारे लोगों का बुढ़ापा बहुत मुश्किल में गुजरा है। भारत भूषण, सुलोचना, डी बिलमोरिया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बाद में एक्स्ट्रा का काम किया, जूनियर आर्टिस्ट की तरह। वे स्टूडियो के बाहर खड़े रहते थे कि कोई उनको बुला ले, छोटी मोटी भूमिका दे दे। हालांकि टीवी आया तो टीवी में बहुत सारे कलाकारों को गेस्ट के तौर पर बुलाया जाने लगा, उनको रकम भी दी जाने लगी, लेकिन यह तो तात्कालिक कुछ व्यवस्था हुई थी, यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है कलाकारों के लिए। मालूम नहीं कभी कलाकार इस बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, या कोई पेंशन योजना बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर कोई पेंशन योजना बनती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हम हंगल साहब को फिर से पूरे श्रद्धा भाव से याद करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं, उनकी फिल्मों को याद करते हैं। बावर्ची, नमक हराम, शोले, कोई भी फिल्म आप उठाकर देख लें। शौकीन का एक किस्सा लिखा है एक पत्रकार ने कि शौकीन फिल्म देखने के बाद जब वे दिल्ली एक कार्यक्रम में गए हुए थे तो किसी लड़की को जिम्मेदारी दी गई कि जाओ इनको होटल तक छोड़ आना, और उस लड़की ने ऑर्गेनाइज़र को कहा नहीं, मैंने शौकीन देखी हुई है, मैं तो नहीं जाऊंगी इनको छोड़ने के लिए। हम ऐसी गलतियां करते हैं रील और रियल लाइफ की। रियल लाइफ को हम रियल समझ लेते हैं, जबकि रियल लाइफ में हम जानते हैं कि हंगल साहब कितने विनम्र और दूसरों का केयर करने वाले व्यक्ति रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल।